अपनी अपनी फील्ड में ये पुरस्कार मिला है। पर दिव्या माचल ने सिलेक्शन करते हुए एक कमी देखी गई और उसमें महिला डॉक्टर को आपने कहीं पुरस्कार नहीं दिया। जबकि महिला डॉक्टर भी, मैं हेल्थ सेक्टर से काफी अभी 2-3 साल से बहुत मीटिंगें करता हूं, बहुत अच्छा काम कर रही है। उसमें भी 30% आपको उसमें रखना चाहिए। अगली बार आपने ख्याल रखना है। तकरीबन 11 दिसंबर 2022 को प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में आपके आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनी। हमने सत्ता में आते हुए गवर्नेंस की सोच को बदलने का नया आयाम शुरू किया। प्रशासन के तरीके को बदलने के लिए हमने व्यवस्था परिवर्तन किया और व्यवस्था परिवर्तन कोई महज एक नारा नहीं है, ये उस व्यवस्था को परिवर्तित करने की हमने दिशा में कोशिश की है जो 40 साल से एक व्यवस्था चली आ रही थी, उसको बदलने का हमने प्रयास किया। आप देखते होंगे हेल्थ सेक्टर में कभी किसी ने मुझसे कुछ नहीं मांगा कि हमें हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी की जरूरत है। कभी कोई आईजीएमसी का डॉक्टर एसोसिएशन मेरे पास ये कहकर नहीं आई कि हमारे पास शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है, उनके पास 19 साल पुरानी एमआरआई की मशीन लगी है। कोई एसोसिएशन मेरे पास कभी ये नहीं कहने को आई कि हमारे एक्सरे की मशीनें जो अब डिजिटल के युग में प्रवेश कर चुके हैं 15-15 साल पुरानी है। जब कोई मांगने नहीं आया, फिर उस सोच को कैसे विकसित किया गया, उस तरीके को कैसे समझने की कोशिश की गई, इसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। कि आज एम्स का जो रोबोटिक सर्जरी एम्स दिल्ली में लगी है, जो हिंदुस्तान का नंबर 1 हॉस्पिटल है, वो आज आईजीएमसी शिमला में है, नेर चौक में लगने जा रही है, टांडा में लग चुकी है और हमीरपुर में लगने जा रही है। एमआरआई 3 टेस्ला की मशीन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है, वो सभी 5 मेडिकल कॉलेज में लगने जा रही है। 40% स्टाफ पर आईजीएमसी और टांडा के मेडिकल इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। रेडियोग्राफर नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, ओटी नहीं है, नर्सेज नहीं है, डॉक्टरों की बहुत कमी है। जबकि हिमाचल प्रदेश के डॉक्टरों से मैं दिल्ली में जब भी मिलता हूं तो टॉप के डॉक्टर हैं। कहां से पढ़े? आईजीएमसी पढ़े हैं, आईजीएमसी से पढ़े हैं, टांडा से पढ़े हैं। क्योंकि हॉस्पिटलिटी हमारे संस्कारों में है, हमारी संस्कृति में। फिर जब 40% ऑक्यूपेंसी के हिसाब से अगर मेडिकल कॉलेज चलेंगे तो उन मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था का क्या हाल है? डॉक्टर स्ट्रेस में रहेगा, अंडर प्रेशर होकर काम करेगा, इरिटेशंस होगी। इन सब चीजों को हमने बड़ी बारीकी से समझा और हमने देखा कि एसआरशिप करने वाले डॉक्टरों को जब रात को नाइट ड्यूटी होती है 48 घंटे उनसे काम किया जाता था। जो डॉक्टर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर बन के वो जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में कितनी मेहनत की हो। अब अनिंद्रा में भी अगर डॉक्टर देख रहा है 48 घंटे की उसको ड्यूटी दे रही है, तो आप अंदाजा लगा दीजिए कि उसके काम करने की शक्ति कितनी कम होगी। इस चीज को हमने बदला। आज ऐसा 12 घंटे आईजीएमसी और सभी मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं। टांडा का मेडिकल कॉलेज बने हुए 15 साल, 25 साल, 15 साल हो गए। ऐसा की पोस्ट ही सेक्शन नहीं, नर्सिस की पोस्ट ही सेक्शन नहीं। हमने सब चीजों को बदलने की ठानी। आर्थिक तंगी के बावजूद जिस प्रदेश की सरकार को 6 पे कमीशन का एरियर के रूप में 10,000 करोड़ रुपया मिला हो और ओपीएस के कारण 1600 करोड़ रुपए की बोरिंग हमारी बंद कर दी गई हो,
उस प्रदेश में जिसमें पहले हम 3 साल पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 50,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिला, उस सरकार में इस इकोनॉमिक क्राइसिस में हमने कैसे आगे बढ़ना है, किस दिशा में हमने सोच को लेकर आगे बदलना है, उस केंद्र बिंदु को हमने पहले तय किया, जिसमें हेल्थ सेक्टर हमारे सरकार के केंद्र बिंदु में दूसरे नंबर पर है, पहले पर शिक्षा। और मैं आज आपको कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, जो डॉक्टर बैठे हैं आईजीएमसी में बैठे हैं, टाटा में बैठे हैं, हर एक मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं, मैंने आपसे इंटरेक्शन किया, आपसे मैंने सीखा, आपसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया, फिर उसके बाद मैंने उसकी पढ़ाई की और उसके बाद मैं इस टेक्नोलॉजी की दिशा में आगे बढ़ा। आज भी मैं जब आ रहा था, आप जानते हैं मैं खुद फॉलोअप लेता हूं। यहाँ डायरेक्टर साहब बैठे हैं, प्रिंसिपल महोदय बैठे हैं, सेक्रेटरी बैठे हैं। आज भी मैं आप जब आ रहा था तो मुझे पता लगा कि टाटा में हमें बोला था कि हमें डीएसए चाहिए, और मुझे डॉक्टर ब्रिज ने भी कहा कि हमें भी डीएसए चाहिए एक चमियाना के लिए। आज ही मैं उसके ऊपर 20 करोड़ रुपया सेंक्शन करके आ रहा हूं कल करने। सभी मेडिकल कॉलेजेस में, क्योंकि मेडिकल फर्टर्निटी बैठी है, सभी मेडिकल कॉलेज में अगले साल से पीजी की क्लासेस शुरू कर दी जाएगी। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं आपको, 23 साल से आईजीएमसी में, टांडा में जो आपके नर्सेस थे, उनके 50-50 नर्सेस की पोस्ट सीट्स थी, हमने उसको इंक्रीज करके 100 किया। जो 18 सीटें रेडियोग्राफर की थी, ओटी की थी, एनेस्थीसिया की थी, उसको भी बढ़ा के हमने 50 कर दिया। और जितने भी डॉक्टर हैं यहां बैठे, आप जानते होंगे एसआर की फेलोशिप जो है 65,000 से 1 लाख किया, और सुपर स्पेशलिस्ट को हमने 1,30,000 किया, 1,30,000 किया। अभी डॉक्टर मिले मुझे, कल भी हमारी इंटरेक्शन थी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से, 3.5 घंटे हमने इंटरेक्शन की। छोटी छोटी चीजों में भी डॉक्टरों को तंग किया जाए तो उनका काम करने के तरीके में और दबाव बढ़ जाता है। हमने उस चीज को भी कल डायरेक्शन दी है, इन सब चीजों को बदलने की जरूरत है, इसी को व्यवस्था परिवर्तन करते हैं। पावर के डेलीगेशन निचले स्तर पर होनी चाहिए। हम निचले स्तर पर पावर देना चाहते हैं। हम सत्ता की कुर्सी में बैठकर ये नहीं सोचते कि आज हम मुख्यमंत्री और मंत्री हैं। हम चाहते हैं कि जनता के हाथ में पावर कैसे आए। हमने उसको भी डेलीगेशन के लिए कल ही डायरेक्शन दी कि डॉक्टरों को भी डेलीगेट करनी है पावर। अब जिस हॉस्पिटल में, जिस मेडिकल कॉलेज में, सोनी साहब बोल रहे थे कि बड़ी खुशी के साथ लोग आते हैं। मैं जोनल हॉस्पिटल में गया तो मुझे कहा गया कि पीजीआई में जाना चाहिए, पर जिनके पास पीजीआई की कैपेसिटी जाने की नहीं है वो कहां जाएंगे? वो इन मेडिकल कॉलेज में आएंगे। कई बार तो बीमारी का पता ही नहीं लगता, किस डॉक्टर देखता रहता कि कौन सी बीमारी है। इसीलिए हमने ये प्रयास किया, और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, 1 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में, सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सीएससी तक हम हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी देने जा रहे हैं, जिसके लिए 3,000 करोड़ रुपया हम खर्च कर रहे हैं। ये सिर्फ भाषण नहीं है, ये धरातल है जहां आम आदमी सरकारी हॉस्पिटल में आए और ये न पता करे कि मुझे बीमारी क्या है, और मुझे बीमारी क्या है वो डायग्नोज सिस्टम को भी हम मजबूत करने जा रहे हैं। इंडिया की पहली स्मार्ट लैब एम्स दिल्ली में लगी। मैं अपने को चेकअप करवाने गया, मैंने उस लैब को देखा और मैंने यहां आके डॉक्टर से बात की और 75 करोड़ रुपया एडवांस स्मार्ट लैब के लिए, चमियाना के लिए, आईजीएमसी के लिए और टांडा में दिया, जिसमें एक ही ब्लड टेस्ट में आपको एक्यूरेसी इतनी मिल जाएगी कि किसको क्या बीमारी है वो भी पता लग जाएगा। तो ये सब चीजें हम परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। सरकार आएगी, 5 साल बाद आप वोट देंगे, 5 साल बाद आप ये विचार करेंगे कि हमें हॉस्पिटल में क्या चीज मिलनी चाहिए और क्या चीज पिछले 5 सालों में मिली। आज मैंने एक और फैसला किया कि जितने भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपके,
जेडीयू से जो एमसीएच कर चुके हैं, डीएमई कर चुके हैं, उस सबको हम मेडिकल कॉलेज में लेने जा रहे हैं। उनके लिए हम डेजिग्नेटेड एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। और मैं ये भी कह सकता हूं कि अभी हमने सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के लिए 20% इंसेंटिव्स का प्रावधान कर दिया है। जो एमपी की बात कर रहे थे, हमने कहा कि आप काम कीजिए, आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे और 20% से ज्यादा भी दे सकते हैं। जब रोबोटिक सर्जरी शुरू करनी थी तो जिसने मेरा रोबोटिक सर्जरी में आज से 6 साल पहले ऑपरेशन किया था, डॉक्टर अनंत कुमार, मेरी उनसे चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हमें आपको 4 लाख के पैकेज पर मिलेगा, 5 लाख के पैकेज पर मिलेगा। मैंने कहा कि मैं 5 लाख के पैकेज और 4 लाख के पैकेज के लिए भी तैयार हूं और मैंने 4 पोस्टें सैंक्शन कर दी 60 लाख पर ईयर के हिसाब से रोबोटिक सर्जन की। जब मैंने अपने डॉक्टरों से बात की, यूरो के डॉक्टर पंपोश रहना थे, उनसे बात की, उसने कहा कि हम करेंगे। मुझे खुशी है कि मुझे कोई भी डॉक्टर बाहर से नहीं लाना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के आईजीएमसी के डॉक्टर, टांडा के डॉक्टर ने रोबोटिक सर्जरी शुरू की। 120 के करीब रोबोटिक सर्जरी हो चुकी है और उसी पे पर जो सरकार उन्हें पे दे रही है, जो सरकार उन्हें पे दे रही है, उसी पर कर रहे हैं। इसके लिए वो सब बधाई के पात्र है। जहां शौक होता है, अभी मैं कमला नेहरू हॉस्पिटल को शिफ्ट करने की बात कर रहा था कि वहां गायनी डिपार्टमेंट को शिफ्ट करो आप आईजीएमसी में। बच्चा छोटा होता है, उसको शिफ्ट कर दिया जाता है आईजीएमसी में, मां वहां बैठी। हम उसके लिए भी एक एडवांस सेंटर चमुयाना में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गायनी की डॉक्टर्स मेरे पास आई, कहा कि हम नहीं जाएंगे। तो ठीक है, नहीं जाएंगे तो आप रहने दीजिए। फिर उनको कन्विंस हुआ कि फिर कहते कि हमने भी रोबोटिक सर्जरी करनी है। हमने टांडा की चमुयाना के बाद आईजीएमसी में भी रोबोटिक सर्जरी करनी है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अब हम 2 कॉलेजेस में नी की रोबोटिक सर्जरी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और रोबोटिक सर्जरी की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये पैसा कहां से आ रहा है? पिछले साल हमें आरडी की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट होती है, स्टेट और सेंटर के टैक्सेस होते हैं। ये मैं पब्लिक डोमेन में इसलिए लाना चाहता हूं ताकि आपको जानकारी होनी चाहिए। उसमें पिछले साल हमें 6200 करोड़ रुपए मिला, इस साल घटकर वो 3200 करोड़ रुपए रह गए। जो 15th फाइनेंस कमीशन होता है वो टैक्सेस का सेंटर और स्टेट में बंटवारा करता है। 40% जो टैक्सेस इकट्ठे होते हैं, 40% टैक्सेस का बंटवारा करता है। 15th फाइनेंस कमीशन की जो टेपरिंग हुई 2019-20 में, जो 11,000 करोड़ मिलते थे, आज हमें 3200 करोड़ मिल रहा है। फिर हम कैसे बदलाव कर रहे हैं? ये उन दरवाजों को हमने बंद किया जिसमें जनता की संपदा को भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे से लुटा दिया जाता था। उसका पता आम जनता को नहीं लगता है, जो कुर्सी में बैठा होता है उसको पता लगता है कि कहां हमारे कमी की जाएगी। वो तो सोचते हैं, वो बेचारे सोशल मीडिया में देखते हैं, सोशल मीडिया में चला रहता है। मेरे खिलाफ तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सोशल मीडिया का एक सेल बिठा रखा है, लेकिन सोशल मीडिया के आधार पर वास्तविकता में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। अभी हम एआई का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, एआई जनरेटिव का मेडिकल साइंस में। हम डॉक्टरों से चर्चा कर रहे हैं और जल्दी इस टेक्नोलॉजी को हम चाहते हैं कि आपके यहां आए। उसी तरह हमारे और केंद्र बिंदु है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने महत्वपूर्ण बदलाव किया। इस प्रदेश में एक स्कूल बंद करना भी बड़ी चुनौती होती है। हमने कहा कि ऐसे स्कूल जहां 5 बच्चे हैं, 3 टीचर है, क्या एक्सपोजर होगा बच्चों का? किस प्रकार की वार्तालाप अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को दे रहे हैं? हमने कम से कम 750 स्कूलों को बंद किया और मर्जर किया और राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं। 50-50 बीघे में 10 स्कूल अगले साल काम करना शुरू कर देंगे, जहां 1000 बच्चा पढ़ाई भी करेगा, खेल भी करेगा और उसको खाना भी हम देंगे। आप जानते हैं कि बच्चे कितने स्टंटेड पैदा हो रहे हैं, पौष्टिक आहार तक नहीं मिल पा रहा। जो हम चीजें देते हैं बच्चों को, वो भी कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू है, क्या फूड इंटेक ले रहे हैं हम। और अभी मैंने डायरेक्शन दी कि हम स्टेट की न्यूट्रिशन पॉलिसी बनाएंगे
जब मैंने डाटा लेता हूं, इतनी ओपीडी है, इतनी आईपीडी है, पूरा हिमाचल प्रदेश ही बीमार नजर आता है, पूरा हिमाचल प्रदेश बीमार नजर आता है। अभी ये बता रहे थे कि 40,000 ओपीडी देखी, ऐसा क्या कारण है? उन कारणों की भी जानने की जरूरत है। डॉक्टर इलाज कर सकता है, डॉक्टर आपको प्रोटेक्ट करवा सकता है, डॉक्टर आपके विश्वास को जिंदा रख सकता है कि आप ठीक हो, लेकिन उन कमियों को पहचानने की जरूरत है जिन कमियों के कारण आज प्रदेश में बीमारी की हालत में ये प्रदेश पहुंच चुका है। नेशनल एवरेज के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूं, पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट के बाद हिमाचल प्रदेश कैंसर के रूप में दूसरा कैंसर बॉल बनता जा रहा है। कारण क्या है? पहचान की गई। मैंने कहा है जितना भी पानी प्रदेश में है, इसमें ब्लीचिंग और क्लोरीन बंद कर दीजिए। कहीं भी होटल में जाए पानी की क्लोरीन की स्मेल आ रही, ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल आ रही, कितना डालना है? अभी हम शिमला में जो 24/7 वाटर ला रहे हैं, उसमें मैंने 100 करोड़ रुपया ओजोनेशन के लिए दिया, जो वर्ल्ड क्लास पानी को क्लीन करने की टेक्नोलॉजी है, वो हम खर्च करने जा रहे हैं ताकि लोगों को अच्छा पानी मिले। यूवी वेस्ट के लिए हम सारे डिस्ट्रिक्ट में चेंज कर रहे हैं। ये आपको नहीं पता, हम तो आपको ब्लीचिंग पाउडर में पिलाते रहते हैं। जब आदमी बीमार होता तो उसके लिए कोई खर्चा नहीं देखता, वो कहता है कि बस मेरे को तो ठीक होना है, मैं चाहे लोन ले लूं, मुझे बचना है। लेकिन किस कारण बीमार हो रहा है, उन कारणों की पहचान कोई किसी ने नहीं की। यही व्यवस्था परिवर्तन की सरकार जो खुद जनता के लिए सोचे, उसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम सीबीएसई स्कूल ला रहे हैं। 125 स्कूल अगले साल से गांव के 125 स्कूल सीबीएसई बोर्ड में चले जाएंगे। उसके लिए हम सेपरेट कैडर बना रहे हैं। विरोध होता है, टीचर्स का विरोध होता है कि अब हम कैसे टेस्ट देके बनेंगे। हमने कहा नहीं, हम उन गांव के बच्चों को, आम परिवार के बच्चों को हम धोखा नहीं दे सकते कि स्कूल तो खोल दिए हैं पर क्वालिटी एजुकेशन में हम 0 नंबर पर पहुंच रहे। 2021 में हम क्वालिटी एजुकेशन में 21वें स्थान पर थे पूरे हिंदुस्तान में। हमने फैसले लिए, हमने फैसले लेकर आज हिंदुस्तान में पिछले 3 साल में लगातार शिक्षा के क्षेत्र में रिफॉर्म्स करने के बाद हम 21वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज टूरिज्म सेक्टर है। जब इंडस्ट्रीज लगती थी, इंडस्ट्रीज को हम बहुत ज्यादा रिबेट देते थे। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मैं टास्क नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5,000 बीघा जगह कस्टमाइज पैकेज के नाम पर 5,000 बीघा जगह बद्दी में 1 करोड़ रुपए में दे दी और उसकी रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं गई। जब मैंने उनसे बात की कि क्यों किया, और 3 रुपए पर यूनिट बिजली दी, 10 साल तक उनको 3 रुपए पर यूनिट बिजली मिलेगी और उस समय जीएसटी लग चुका था। जिस बत्ती से हमें जीएसटी लगने से पहले 4,000 करोड़ रुपया आता था, जिस बत्ती में 4,000 करोड़ रुपया आता था, फार्मास्यूटिकल के हम एशिया की 35% मेडिसिन वहां पैदा करते हैं, उस बत्ती से हमें जीएसटी लगने के बाद 150 करोड़ रुपया आता है। ओनली 150 करोड़ रुपया आता है। क्योंकि जीएसटी क्या चीज है? जीएसटी जो है वो कंज्यूमर बेस्ड है। यानी कि पैरासीटामोल अगर बद्दी में बिकती है और हिमाचल की 75 लाख जनता पूरी खरीद भी लेती है तो बहुत कम जीएसटी आएगा। अगर वही पैरासीटामोल बद्दी में बनने के बाद यूपी में बिकती है, बिहार में बिकती है, वेस्ट बंगाल में बिकती है, उनके जीएसटी के रूप में बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है। हमने भारत सरकार से बात की कि प्रोडक्शन स्टेट पर भी को भी 1% या 2% जीएसटी मिलना चाहिए। मैं अभी निर्मला सीतारमण जी से मिलकर आया, मैंने उनको कहा कि हमने इतने रेट दे रखे हैं। फिर हमने अपनी इस योजना को बदला और कहा कि टूरिज्म सेक्टर में हम सबसे ज्यादा खर्चा करेंगे। आज पूरे स्टेट में हम हेलीपोर्ट्स क्यों बना रहे हैं? ताकि हाई एंड टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आए। पूरे प्रदेश में हम वेलनेस सेंटर बना रहे हैं। जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा जलवायु है, उसका लाभ देश की जनता को मिले। हम वाटर बॉल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया है, यानी कि नॉर्दर्न इंडिया में जितना भी पानी जाता है हिमाचल की नदियों से जाता है। 5 नदियां हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में कोई नदी नहीं है, ऑरिजिनेट हिमाचल प्रदेश से होती है। पर हमें क्या मिला सर?
15,000 मेगावाट हम बिजली यहां पैदा करते हैं। रॉ मटेरियल वाटर है, फिनिश गुड इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि पानी से बिजली बनती है, और हमारी स्टेट को सिर्फ 12% रॉयल्टी मिलती है। हम उस लड़ाई को भी लड़ते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की 75 लाख की जनसंख्या में हम डिक्लाइनेशन पर जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जा रही है। अब उनके लिए योजना व्यक्तिगत तौर से बदलने की जरूरत है। अभी हम शिमला को हेलीपोर्ट को शुरू करने जा रहे हैं, रिकांगपिओ को करने जा रहे हैं, पालमपुर को करने जा रहे हैं, हमीरपुर को करने जा रहे हैं। कभी एक बड़े एयरपोर्ट की सोची नहीं गई, क्योंकि यहां पहाड़ इतना है कि शिमला का सोचा नहीं है। हमने कहा कि हम बड़ा एयरपोर्ट बनाएंगे, धर्मशाला को हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। हमने उसको टूरिज्म कैपिटल ऑफ द स्टेट डिक्लेयर किया। क्यों किया? क्योंकि हमारे यहां टूरिस्ट आए, और हमने उसके लिए 3,500 करोड़ की लैंड एक्विजिशन के लिए हमने अपनी योजना को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। 40 बीघे का हमने बोला कि हमारे लोग, जब पौंग डैम बना, ऑस्टिस बने, विस्थापित हो गए, भागड़ा बना, ऑस्टिस बने, विस्थापित हो गए, आज तक उनको परमानेंट जगह नहीं मिली। 40 बीघे का एक परिवार को 100 करोड़ रुपया मिल रहा है, क्योंकि हम उनको विस्थापित का दर्द नहीं देना चाहते। उनको हम चाहते हैं कि अच्छे करें, और हम चाहते हैं कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, वहां से हेलीकॉप्टर सुविधा पूरे प्रदेश में चले, जहां 20-20, 25-25 मिनट में पहुंचा जाए। टूरिज्म ही हमारा एक ऐसा सेक्टर है जिस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। हाइड्रो हमारा सेक्टर है जो एक्सप्लॉइट हो चुका है, जिसमें एनटीपीसी, एसजेबीएनएल ये सब कमा रहे हैं। तो इस दिशा में भी हमारी सरकार ने सोचना शुरू किया। फिर रूरल इकोनॉमी, 80% हम लोग गांव में रहते हैं। हम शहर में आ जाते हैं, हमारे गांव में शहरों जैसी सुविधा है। हमारे गांव में शहरों जैसी सुविधा है। अब लोगों के, किसान के हाथ में पैसा कैसे पहुंचे, इस दृष्टि से हमारी सरकार ने सोचा। प्रदेश के पास जो 100% भूमि है, उसमें 68% वन भूमि है, यानी कि वन भूमि है, उसमें 28% में फॉरेस्ट लगा हुआ है, और 32% में हिमाचल प्रदेश की जनता रहती है, जिसमें से कई तो सीधे पहाड़ है, वहां तो रहते नहीं। 10% के करीब एग्रीकल्चर लैंड है, उसके लिए नीतिगत बदलाव करने की जरूरत है। हमारा फॉरेस्ट कवर 2% कैसे बढ़े? 28% से 2% बढ़ने के लिए 5 साल लगेंगे। हमने उस सिस्टम को भी बदला कि महिला मंडल और युवक मंडलों को इन्वॉल्व कीजिए, और उनको हम 2 लाख रुपया देते कि पौधा भी लगाओ। अगर 100 में से 50 पौधे बच जाएंगे तो 1 लाख रुपया भी लो, क्योंकि हमें प्रकृति के रूप में, एनवायरमेंट के रूप में भी आगे आना है। सभी गाड़ियों को हम ई टैक्सी में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा, पिछले दिनों में एडवर्टाइजमेंट की है, विज्ञापन दिया कि 1000 टैक्सी जो 13 से 15 साल की होगी, उसको हम 40% सब्सिडी देंगे, क्योंकि AQI कितना कम करना है, उससे लोग और आएंगे। हम टूरिस्ट की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं। हेल्थ टूरिज्म में भी 1-2 साल में आप देखेंगे, जब टेक्नोलॉजी हमारे डॉक्टरों के पास आ जाएगी, तो हेल्थ टूरिज्म में भी इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। मेरी वेदांता के मालिक से भी बात हुई है, वो भी चाहते हैं हिमाचल में रहें। हमने कहा पैसे खर्च करके लीजिए, लीज पर बहुत मुश्किल से देंगे। तो इस सब दृष्टिकोण से पूरी जगह, पूरे क्षेत्र में हम व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, गवर्नेंस के तरीके को बदल रहे हैं। ये सब चीजें आने वाले भविष्य के लोगों के लिए, और भविष्य में चुनौतियां बहुत होती हैं। हर चुनौती का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक रूप से हमारे पास प्रदेश में 3 चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती है आर्थिक रूप में। डिजास्टर से 44,000 करोड़ रुपए का प्रदेश को नुकसान हो चुका है। 2023-24 में 500 के करीब मौतें हो चुकी हैं। जिस परिवार ने खून पसीने की कमाई से एक घर बनाया था, उसे पता नहीं था कि रातों रात उसका घर उजड़ जाएगा, पीने के पानी का गिलास नहीं बचेगा। ऐसे 23,000 लोगों को सरकार ने बचाया। और सरकार की तरफ से क्या मिलता था? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,30,000 मिलता था। हमने उसको बढ़ाया कि 1,30,000 में तो वॉशरूम भी नहीं बनता। अधिकारी बोलते थे कानून है, नियम है, नहीं बदल सकते। मैंने बोला हम इनके लिए कानून भी बदलेंगे, नियम भी बदलेंगे, और मैंने कानून भी बदले, नियम भी बदले। और 1.5 लाख की जगह जिसका खर्च, जिसके बच्चे के पढ़ने की किताब उस आपदा में महंगी, हमने 1.5 लाख की जगह 7 लाख रुपया दिया। और ये क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसकी साइंटिफिक स्टडी हो रही है।
उसके बाद 2025-26 में फिर आया और कम से कम 600 लोग और मौत के मुंह में चले गए, कई घर बर्बाद हो गए। हमने बोला हम सब घरों को बचाएंगे। हमने आज भी 7 लाख रुपए दिए। सेब का सीजन पीक पर था 23-24 में, ये सभी सेब का सीजन पीक पर था। हमने MIS के माध्यम से इतिहास की सबसे ज्यादा खरीद की 140 करोड़ की, ताकि बागवान को नुकसान न हो। सड़कें खोली रातों रात, पैसा जेब में नहीं था। हमारा हौसला देखिए, हमने रातों रात सड़कें खोली, किसी बागवान का सेब के पीछे में सड़ने नहीं दिया। ये सरकार होती है जो लोगों की समस्याओं को समझे। ये नहीं होती कि मांग पर होती है। सरकारी कर्मचारी आते हैं, मांग करते हैं, नारे भी लगाते हैं, हड़ताल भी करते हैं। हमने उन बच्चों को भी संपदा का अधिकार में हिस्सा दिया। आज अनाथ बच्चा, प्रदेश का कोई भी अनाथ बच्चा है, 27 साल तक उसकी जो देखभाल है सरकार करेगी। हमने देश का पहला ऐसा कानून बनाया जहां सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। पहला कानून बनाने वाला हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का ऐसा कानून बनाया जिसमें अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। अभी गोवा में हो गया। उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा, मेडिकल कॉलेज से लेकर हॉस्टल फीस तक का, हर महीने 4000 पॉकेट मनी 18 साल से ऊपर वाले को हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। विधवाओं की बच्चों को पढ़ाई के लिए अगर किसी के पति की मौत हो जाए, उसके बच्चे की पढ़ाई अगर डॉक्टर की करनी है तो 60,000 रुपया या 70,000 रुपया लगता है। आज सारे विधवाओं की माताओं के बच्चों को, बहनों के बच्चों की पढ़ाई का सारा खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार को उठा रही है। ये योजनाएं होती है जिसमें अभी हम सब सेंटर ऑफ एक्सलेंस दिव्यांग के लिए कंडा घाट में बना रहे हैं। दिल्ली में देखो कितने ठंडे में बच्चे रहते हैं, मैं गया हूं, इतने ठंड में बच्चे रहते, जितना मर्जी उसको सेंट्रल हीटेड कर दो। आप अभी सर्दी में जाना, बेचारे दिव्यांग बच्चे जो चल नहीं पाते, उनकी माताएं भी ठंड में रहेंगी। हमने उनके लिए 150 करोड़ रुपए का दिव्यांग का सेंटर आज कंडा घाट में बनाया, जो अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। वहां गर्मी में रहेंगे बच्चे। माताओं के लिए हॉस्टल बना रहे हैं ताकि कोई माँ अपने दिव्यांग बेटे के पास रहना चाहे तो उसके लिए घर हॉस्टल होना चाहिए। ये व्यवस्था परिवर्तन ही है। कई योजनाएं हैं जिनको हम असल में धरातल पर दिखा रहे हैं। कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि 3,500 करोड़ रुपया हम एयरपोर्ट के लिए करेंगे। हिमाचल के बच्चे जब दिल्ली जाते थे, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स लाइफ से पॉलिटिक्स में हूं, छात्र जीवन से देख रहा हूं, हम जाते थे हिमाचल वालों में सोने को नहीं मिलता तो सोफे में बैठ के सो जाते थे। क्या करना, 3-4 लोग बैठते थे। हमने द्वारका निकेतन बनाया जिसमें बच्चों के लिए जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने, कॉलेज में पढ़ने के लिए जाएंगे, द्वारका निकेतन में उनके लिए हमने हॉस्टल का प्रबंध किया। और द्वारका निकेतन हमारा बनकर अभी मई में तैयार हो रहा है कि कोई भी हिमाचली वहां जाएगा, कोई बुकिंग की जरूरत नहीं होगी और वो उसको वहां कमरा मिल जाएगा। हमने वो भी अंतर को खत्म किया कि विधायक और मिनिस्टर जाते थे 200 रुपया और 100 रुपया मिलता था। मैंने कहा नहीं, सबको एक बराबर लगेगा। अगर विधायक जाता तो उसको भी 1200 लगेंगे, आम आदमी जाता तो उसको भी 1200 लगेंगे। हमने उस अंतर की भी खाई को खत्म किया। ये 3 साल में वो व्यवस्था परिवर्तन का स्वरूप है। आने वाले 2 सालों में और व्यवस्था परिवर्तन का स्वरूप आप देखोगे, जब मेडिकल इंस्टीट्यूशन से लेकर CSC से लेकर हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी हमारे डॉक्टर्स के हाथ में होगी। वो सहजता से मरीज से भी बात करेंगे। एक डॉक्टर से मैं ये भी चाहूंगा कि आप मरीजों से थोड़ा प्यार से बात करें, ताकि प्यार ही उसकी आधी बीमारी को दूर कर सकता है। क्योंकि गांव का आदमी आता है बेचारा, अगर उससे प्यार से आप बात करोगे कि आप बोल दोगे कि आपको इतनी बीमारी है, बैठ के, वैसे हम उसके 70 साल से ऊपर के लिए रोगी मित्र लगा रहे हैं, पोस्टें हमने सैंक्शन कर दी। वो रोगी मित्र हॉस्पिटल में होगा, वो 70 साल के पेशेंट को, 70 साल के बुजुर्ग को लेकर जाएगा और उनको चेक करवाएगा और उनको घर छोड़ेगा। अगर कोई आगे भेजना भी होगा वो कॉन्टेक्ट भी वो करेगा। और 70 साल से ऊपर गांव में भी लोगों को देखने के लिए हम एक नई योजना लेकर आ रहे हैं कि वहां PSC में हमारे डॉक्टर जाएंगे, क्योंकि अभी हम 325 डॉक्टरों की पोस्टें और भरने जा रहे हैं। यही व्यवस्था परिवर्तन है, जिस व्यवस्था परिवर्तन की मैं आपसे बात कर रहा हूं। इसीलिए आपने देखा होगा, मेरा आप पहले दिन से भाषण देखना है कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन का मैं इतना लंबा आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अखबार वाले बैठे हैं ना, तो अच्छा लिख नहीं जाएगा। ये इसलिए आपके मैं इस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग कर रहा हूं कि ये सच्चाई है।
और सच्चाई में जब हम सच्चाई के साथ झूठ कई बार टकराता है, झूठ का कई बार सच्चाई से सामना होता है, झूठ बार बार सच्चाई से टकराता है। ये जो सोशल मीडिया ना झूठ चलता है, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की होती है। ये मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।